नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सविता है और मैं अपने चैनल के माध्यम से आपको ऐसी भूत, प्रेत, पिशाच ये सब बातें बताकर डराने वाली नहीं हूँ। लेकिन हाँ, मैं अपनी बातों से, अपनी कहानियों से आपको ये बताने वाली हूँ कि अगर आज के इस मॉडर्न लाइफ में हम सब ये सोचते हैं कि देखा जाए तो भूत प्रेत कुछ नहीं होते, लेकिन हाँ दोस्तों, अगर ईश्वर है दोस्तों तो भूत प्रेत कहानी है निशिगिंदा की। निशिगिंदा एक बंगाल के छोटे से गांव में रहने वाली लड़की थी जिसकी उम्र महज 18 या 19 साल थी। उसकी भी आंखों में प्यार के सपने और अपनी लाइफ बहुत अच्छे से जीने की बहुत सारी चाह थी। जैसा कि आप जानते हैं कि बात बहुत ज़्यादा ही टाइम पुरानी है, तो उस टाइम लड़कियों के ऐसे कुछ खास ड्रीम्स नहीं होते थे कि उन्हें कुछ पढ़ना है, लिखना है। उन्हें घर में ये सिखाया जाता था कि हाँ, आपको तौर तरीके सीखने हैं और एक ना एक दिन तो शादी करके दूसरे गांव में या घर में चले ही जाना है। तो जो हमारी कहानी की मेन पात्रा है निशिगिंदा, ये इतनी खूबसूरत लड़की थी। वैसे तो आप सब जानते हैं कि बंगाल में बहुत ही सुंदर लड़कियाँ देखने को मिलती हैं, लेकिन ये लड़की बहुत ही प्यारी थी। इसके बहुत ही प्यारे लंबे घने बाल, बड़ी बड़ी काली आंखें, जिनमें उसके होने वाले हस्बैंड के बहुत सारे सपने थे। वैसे इस उम्र में लड़कियां सोचती भी हैं ऐसा कुछ, लेकिन निशिगंधा कुछ ज़्यादा ही गहराई से सोचती थी। पिताजी की वो लाडली थी क्योंकि इकलौती बहन थी, और उसके पिताजी राम नायडू बाबू का भी अच्छा रसूख था उस गांव के अंदर। तो एक दिन क्या हुआ, ऐसे ही उनके घर पर कोई पुरोहित जी आए। निशिगंधा ने जैसे नॉर्मल घरों में लड़कियां चाय पानी ले आती हैं, उन पंडित जी को पानी वगैरह ला कर दिया और चली गई। तभी से पंडित जी ने पूछा राम नायडू बाबू से कि बाबूजी, ये लड़की अपनी कहीं बिटिया निशिगंधा तो नहीं? कहता हाँ हाँ पुरोहित जी, आपका आना इस बार बहुत लेट हुआ है ना, तो आपने पहचाना नहीं शायद। हाँ, वही मैं सोच रहा था कि एक जानी पहचानी छोटी सी झलक तो मुझे नज़र आ रही थी। तो आपने इन दिनों बिटिया के विवाह के लिए कहीं प्रस्ताव कुछ और देखा है? तो राम नायडू बाबू ने कहा कि अरे पुरोहित जी, अब इतनी जल्दी भी क्या है, इस वर्ष 18 की तो हुई है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कई अच्छे प्रस्ताव तो आए हैं, लेकिन बस मेरा मन नहीं मानता। चलिए, अगर अब आज इस विषय में बात चली है तो आप बताइए, अगर आपके पास कोई रिश्ता हो तो ज़रूर बताइएगा। अरे पुरोहित जी ने कहा, अरे राम नायडू बाबू, नेकी और पूछ पूछ, मैं अभी पास के गाँव से आया हूँ, विलासपुर से। कहने लगे हाँ, विलासपुर से। वहाँ के जो बड़े ठाकुर जी का बेटा है ना, सबसे छोटा रामानुज, हाँ हाँ मैंने सुना तो है, लड़का काफ़ी होशियार है। तो पुरोहित जी ने कहा कि हाँ, लड़का होशियार भी है, सुंदर भी है, नेक भी है और गुणी भी है, और अपनी निशिगिंदा के साथ उसकी तो बहुत प्यारी ही जोड़ी रहेगी। तो राम नायडू बाबू, जो कि पुरोहित जी पे बहुत विश्वास करते थे, उन्होंने कहा ठीक है भैया, अगर आपको ठीक उचित लगता है तो बात बढ़ाइए। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, पहले समय में ऐसा कुछ नहीं होता था कि हमें बड़ा तामझाम करना होता था। पहले टाइम में लोग एक दूसरे पर विश्वास ही बहुत ज़्यादा करते थे, जैसे कि राम नायडू बाबू पुरोहित जी पे कर रहे थे, और क्यों ना हो, पुरोहित जी भी जाने माने पंडित जो थे गांव के। खैर, हाल बहाल दोनों में बातचीत हुई, और आखिर एक दिन पुरोहित जी ने कहा कि चलिए आपको लड़का दिखा लाता हूँ। तो राम नायडू बाबू उनके साथ चल पड़े और उन्होंने घर बार देखा, लड़के को सिक्का दिया, कुछ आम रीति रिवाज जो कि खानदानों में, ठाकुरों में हुआ करते थे वो हुए, लेन देन हो गया, और हाँ, बात पक्की हो गई। लेकिन दोस्तों, निशिगिंदा को इस बात का नहीं पता था कि उसकी शादी होने जा रही है। वो तो अपने ही सपनों में प्यार से मधुर खुश रहती थी, घूम रही थी। घर आने के बाद पिताजी ने बताया कि निशिगिंदा बिटिया, मेरे पास आकर बैठो। तो निशिगिंदा ने कहा, क्या बात है बाबूजी, आज आप बहुत प्यार से मुझे बुला रहे हैं? कहता अच्छा, इससे पहले कि मैं तुम्हें प्यार से नहीं बुलाता? तो कहती नहीं नहीं पिताजी, बताइए बात क्या है। तो राम नायडू बाबू ने बड़े प्यार से उसके बालों में हाथ फेरते हुए कहा कि बिटिया, तुम्हारी माँ भी नहीं है और मैंने ही बचपन से तुम्हें माँ और बाप दोनों का प्यार दिया है। ये देखो तस्वीर। उसने पूछा कि पिताजी, ये किसकी तस्वीर है? तो उसने बोला कि बिटिया, ये मैं वर देखने गया था, मुझे तो बड़ा ही प्यारा लगा है रामानुज, अब तुम्हारी मर्जी बताओ। बिटिया ने तस्वीर हाथ में दी और शर्मा कर अंदर चली गई। तो नायडू बाबू ने कहा, ये संस्कार है मेरी बिटिया के, देखा शर्मा का कैसे अंदर चलेगी, इसका मतलब इसको रिश्ता पसंद है। और वो बिटिया करती भी क्या, जैसे मैंने आपको बताया, उस टाइम में लड़कियों को पास इतनी वो तो थी नहीं कि वो कुछ अपने विचार बताएं, जैसे पिताजी ने कहा कर लिया। तो खैर, हाल बहाल ऐसे होते होते कुछ सप्ताह बीते और उनकी शादी हो गई।
पहली बार बारात में दूल्हा आया, निशिगंधा ने देखा और खुशी खुशी से उन दोनों की शादी हो गई। वो अपने घर विदा होकर चली गई। असली कहानी शुरू होती है यहाँ से। अब यहाँ पर पूरे परिवार ने, ससुराल वालों ने निशिगंधा का बहुत ही प्यारी तरह से स्वागत किया। और करते भी क्यों ना, बहू बहुत खूबसूरत थी, ऐसी सुंदर और इतना सुंदर रूप जो आसपास के 10 गांवों में नहीं था। सबने बड़ी बलाएं ली और निशिगंधा को एक्सेप्ट किया। अब शाम आई। निशिगंधा के कमरे को बहुत ही प्यारी तरह से फूलों से सजाया गया था। जैसे होता है कि राम नायडू बाबू ने अपनी बिटिया को बहुत सारे गहने, जेवर, चीजें तो दी थी, साथ में एक बहुत प्यारी पाजेबों का जोड़ा भी दिया था और कहा था, बिटिया इसको हमेशा अपने पाँव में पहन के रखना, अपने पाँव से अलग मत करना। निशिगंधा ने कहा, ठीक है बाबूजी। ऐसा ही हुआ। रात हुई, कमरे में दोनों इकट्ठे पति पत्नी बैठे थे, बातें की। दोनों थक गए थे तो दोनों ने कहा चलो सो जाते हैं। आराम से दोनों सो गए। रात के 2:30 से 3 बजे के वक्त जैसे ही रामानुज ने देखा, अब देखता भी क्यों ना, क्योंकि भाई नई नई दुल्हन थी, तो सोचा देखता हूँ दुल्हन क्या कर रही है। हाथ लगाया तो देखा कि उसकी तरफ का पलंग खाली पड़ा था और रामानुज बहुत ज्यादा हैरान हो गया था। उसने सोचा कि रात के इस पहर मेरी नई नवेली दुल्हन आखिर गई कहाँ। उसने सोचा हो सकता है कहीं बाथरूम वगैरह के लिए या पानी वानी पीने गई होगी। उसने इतना ध्यान ही नहीं दिया और वो सो गया। सुबह 4 साढ़े 4 बजे जब उसने देखा तो निशिगंधा सोई हुई थी, तो वो रात की बात भूल गया था। सुबह हुई, सारे रिचुअल्स हुए, नई दुल्हन को सब गांव वाली औरतें देखने आई और सब वैसा ही बढ़िया रहा। अगले दिन फिर रात आई। रात में ऐसा ही हुआ। रामानुज आराम से सोया हुआ था। उसने फिर देखा 2:30 बजे, क्योंकि पहले टाइम में दोस्तों घड़ियां वड़ियां तो होती नहीं थी, लोगों को वैसे ही घड़ी और पैरों का बहुत पता होता था। तो उन्होंने देखा कि रात के 2:30 बजे ये निशिगंधा फिर गायब हो गई। इस बार उसको थोड़ा सा तो अनमना सा लगा, लेकिन उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वो उठा, उसने पानी पिया और सो गया। सुबह देखा निशिगंधा फिर वहां थी। ऐसे करते करते वो 4-5 दिन तक कंटिन्यूसली देखता रहा कि ये डेली 2:30 से 2:30 बजे के बाद ये जाती कहाँ है। तो उसने एक दिन क्या किया कि आज मैं देखता हूँ कि निशिगंधा आखिर जा कहाँ रही है और मुझे कुछ बता क्यों नहीं रही। एक दिन उसने क्या किया, रात को ना उसने खाना नहीं खाया। उसने कहा खाना नहीं खाऊंगा तो भूख नहीं लगेगी और भूख भी नहीं होगी तो आराम से नींद भी नहीं आएगी। तो चुपचाप लेटा रहा। नींद कहाँ आनी थी उसे। उसने देखा कि 2:30 बजे निशिगंधा उठती है और सीधी बाल खुले दरवाजा खोलकर सीधी बाहर की तरफ चली जाती है। वो पहले तो दुबका रहा बिस्तर में, फिर उसने धीरे धीरे उसका पीछा किया और निशिगंधा के पीछे पीछे गया। देखा निशिगंधा काफी अंदर जंगलों में चली गई थी, क्योंकि दोस्तों पहले वक्त में इतनी ज्यादा सड़कें वड़कें नहीं होती थी, जंगल घने खेत ये सभी हुआ करते थे। तो पीछे पीछे गया। उसने देखा कि अचानक से दूर निशिगंधा गायब हो गई। तो उसने देखा कि ये गायब हो गई। उसको लगा कि शायद ही कोई सपना तो नहीं देख रहा। तो उसने खुद को ना एक बार काट के देखा, टच करके, कि कहीं मैं ये सपना तो नहीं, ये तो वास्तविकता थी। उसने एक कोने में ओट में बैठ के देखा तो जहाँ पे निशिगंधा थी, निशिगंधा अचानक से ही वहां पे गायब हो गई और एक बहुत बड़ी आकृति की औरत खड़ी थी, जिसके बहुत लंबे बाल और बड़ा ही विकराल सा रूप था। उस चीज को देखकर ना रामानुज बहुत ज्यादा डर गया, वो दहल गया था। इससे पहले निशिगंधा तो अपना वहीं पर खड़ी थी, उसे क्या पता कि उसको कोई ताक झांक कर रहा है। तो रामानुज ने फटाफट से वहां पर तेज कदमी करी और वापस से अपने कमरे में आकर एज इट इज सो गया। लेकिन वो बहुत घबराया हुआ था। नींद किसको आनी थी। वो ऐसे डरा हुआ था जैसे उसके पास निशिगंधा नहीं, कोई अलग ही इंसान सोया हुआ हो। कैसे तैसे करके उसने सुबह भोर के 4 बजे 4 बजे तक इंतजार किया और देखा। उठा, बाहर गया। दोस्तों मैं आपको जिक्र करना भूल गई, इनके घर में एक इनकी बहुत पुरानी दादी माँ थी, जिनकी उम्र कम से कम 85-90 वर्ष की थी, लेकिन अभी भी वो चुस्त दुरुस्त थी। आजकल की वृद्ध औरतों की तरह नहीं, जो ज्यादातर बीमार ही रहती हैं। उसने अपनी दादी को जाकर ये सब बातें बताई। दादी को पहले ही थोड़ा सा डाउट तो लग रहा था, लेकिन दादी ने कहा बेटा हो सकता है तुम्हारा कोई वहम हो। उसने कहा नहीं दादी, मेरा वहम नहीं है, तकरीबन 1 सप्ताह से मैं इस चीज को देख रहा हूँ। तो उसने कहा चल ठीक है। दादी अंदर मंदिर में गई, क्योंकि दादी पूजा पाठ बहुत करती थी। उन्होंने उसको ना कभी मंत्रित धागा ला कर दिया और कहा बेटा आज रात को सोने से पहले निशिगंधा के दाएं पैर के अंगूठे में इस धागे को बांध देना।
फिर देखते हैं क्या होगा। उसने कहा ठीक है दादी माँ। रात को उन्होंने खाना पीना खाया, हंसी खेल करा, बातें करी, वो सो गई। जैसे निशिगंधा गहरी नींद में गई तो किसी तरह रामानुज ने वो लाल रंग का अभिमंत्रित धागा उसके अंगूठे में बांध दिया और वो सो गया। वो सो तो गया था लेकिन डरा हुआ आज भी था। वो देखना चाहता था कि होगा क्या। उसने रात के 2-2:30 बजे के करीब देखा कि निशिगंधा उठने की कोशिश कर रही है, जबरदस्ती उठने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो धागा एक इस तरह के जाल में परिवर्तित हो गया था जो उसको उठने नहीं दे रहा था। तो उसने ये चीज़ देखी और दोस्तों सोचो ऐसा अद्भुत दृश्य कोई अपने आसपास देखे तो कितना डर लगता है। बट वो सोया रहा। उसने देखा लेटते लेटते उसे पता नहीं कब नींद आ गई। उसने देखा 4:30 बजे तक निशिगंधा अपने बेड से नहीं उठ पाई और वो सो गई। सुबह उठे, सब कुछ नॉर्मल, निशिगंधा को कुछ याद भी नहीं और वो अभिमंत्रित धागा उसके अंगूठे भी बंधा था। तो उसने आके सारी बात दादी को बताई। दादी ने कहा ओ तुमने क्या देखा था? रामानुज कहता दादी मैंने देखा कि एक बहुत बड़ा जाल निशिगंधा के शरीर पर ना चिपक गया था और वो निकल नहीं पा रही थी। वो उठना तो चाह रही थी। उसने तुम्हें उस वक्त देखा था? नहीं नहीं दादी उसने नहीं देखा, उसको लगा मैं सो रहा हूँ। उसने कहा ओहो, जिस बात का मुझे भय था ये वही है। दादी ये कौन है? बेटा ये कोई आम नॉर्मल औरत नहीं है। तो दादी ये कौन है? बेटा इसके बारे में मैं तो तेरे को अभी नहीं बता सकती, लेकिन वक्त आने पर ज़रूर बताऊंगी। उसने कहा ठीक है, तुम ऐसा करना, आज इसके धागा मत बांधना और नॉर्मल ही डेली जैसे जो सब होता है वैसे ही होने देना। उसने कहा ठीक है दादी। अगले दिन फिर वो लोग सोए तो उसने देखा निशिगंधा वापस वहीं पर चली गई है और वही विकराल रूप धारण करे वो जंगलों में खड़ी है। गले घने काले बाल, बहुत बड़ा रूप जो कि कभी देखा भी नहीं जा सकता। जिस वक्त रामानुज उसका पीछा कर रहा था तो एकदम से निशिगंधा पलटी और उसने कहा अच्छा तो तुमने मुझे देख लिया? रामानुज ने डरते डरते कहा कि निशिगंधा तुम कौन हो और ये तुम्हें क्या हो गया? अच्छा तुम बहुत ज़्यादा सियाने बनते हो, तुम्हें पता नहीं मैं कौन हूँ और तुम्हारी वो बुढ़ी दादी नहीं जानती मैं कौन हूँ? नहीं नहीं निशिगंधा मुझे लगता है तुम बीमार हो। कहती देखो मैं कोई बीमार नहीं हूँ, मैं एक नर पिशाचिनी हूँ। कहा नर पिशाचिनी? वो क्या होता है? वो जो होता है ना वो तुम्हें तुम्हारी दादी माँ ही बताएंगी, लेकिन अब तुम मेरे पति हो चुके हो, मैंने तुम्हारे साथ अग्नि के चारों तरफ 7 फेरे लिए हैं, तो रामानुज मैं तुम्हारा बुरा भी नहीं कर सकती। मैं चाहती थी तुम मुझे इस रूप में ना ही देखो। मैं एक पिशाचिनी हूँ और मुझे दिन के इस पहर में अपने इस रूप में आना ही होता है। मैं तुम में से किसी का कुछ नहीं लेती, अपनी ज़िंदगी गुजारती रहती क्योंकि मुझे श्राप मिला था, लेकिन तुमने अब मुझे देख लिया और अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। तो उसने कहा, वो फूट फूट के रोने लगा रामानुज। उसने कहा प्लीज़ तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? अगर ये तुम्हें कुछ बीमारी है हम किसी ओझा किसी तांत्रिक को तुम्हें दिखाएंगे। उसने कहा नहीं, तांत्रिक और ओझा के बस की बात नहीं है रामानुज, अब तुम्हारा मेरा साथ इतना ही था और अब मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी। इतना कहकर रामानुज ने देखा कि वो बेड पे लेटा हुआ तो उसकी आंखें खुली। इसका मतलब उसको लगे सब सपना था और वहां पर उसकी पत्नी भी नहीं थी। निशिगंधा कमरे से गायब थी। तो वो सुबह उठा तो निशिगंधा को देखने के लिए एक हकीम जी आए हुए थे। दादी ने कहा अरे बेटा तू जाग गया? उसने कहा कि दादी क्या हुआ? तो दादी ने बताया कि निशिगंधा माँ बनने वाली। कहता क्या? ये सुनकर वो बहुत चक्का रह गया और उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। दादी ने उससे पूछा बेटा क्या बात है, तुम इतना घबराओ क्यों रहे हो, डरे क्यों हुए हो? तो उसने सारी बात बताई। उसने कहा अरे बेटा कोई बात नहीं, अगर ऐसा कुछ होगा तो हम अब तक देखा है आगे भी देख लेंगे, तू घबरा मत। दादी तो जैसे घबरा ही नहीं रही थी, उसको सब कुछ नॉर्मल ही लग रहा था। बट अब रामानुज के लिए कितनी बड़ी बात है, अब उसकी पत्नी इस तरह के रूप में तो कोई बंदा इमेजिन भी नहीं कर सकता। लेकिन चलता रहा और पूरे 9 महीने के बाद आखिर वो दिन आया जिस दिन निशिगंधा ने रात के वक्त एक 12:30 या 1 बजे करीब बहुत प्यारी बिटिया को जन्म दिया। सब हैरान थे जो औरतें आसपास की थी। उन्होंने कहा इतनी खूबसूरत लड़की, इतनी खूबसूरत, बिल्कुल गोरी, आंखें नीली, इतनी सुंदर, और कोई सोच भी नहीं सकता कि ऐसा बच्चा भी हो सकता है। सब ने बहुत बधाइयाँ दी, लक्ष्मी का रूप आया है। जबकि लड़कों पे खुश होते थे पुराने वक्त में, लेकिन बिटिया को देख के भी सब बहुत खुश थे, बहुत ज़्यादा खुश थे। खैर सब कुछ ठीक ठाक रहा। रात को 2 या 2:30 बजे के बीच रामानुज तो डरा हुआ था। उसे लग रहा था कि ये जो पिशाचनी है ज़रूर कुछ ना कुछ तो अपना काम दिखाएगी। रात को 12:30-1 बजे उसने देखा कि जब बच्चा और उसकी पत्नी दोनों सोए हुए थे
और रामानुज बगल के ही कमरे में सोया हुआ था। उसने देखा कि बहुत तेज आंधी और तूफान और बारिश है। उसने घर के नौकरों से कहा कि सब घर के दरवाजे लगा दो, तो नौकरों ने ऐसा ही किया और सब घर के दरवाजे लगा दिए। लेकिन जैसे ही वो अपनी पत्नी के कमरे में गया तो उसने देखा खिड़की के बाहर एक औरत खड़ी है, बूढ़ी सी और बड़ी ही डरी हुई सी, सहमी हुई सी। उसने कुंडी खड़काई, कहा बाबूजी कमरा खोलेंगे बाबूजी? तो उसने कहा अरे तुम कौन हो और तुम्हें दिखता नहीं है? ये कमरा अलग से जच्चा कमरा है, मेरी पत्नी का कमरा है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तुम यहाँ पीछे पिछवाड़े में कैसे आ गई? उसने कहा बाबूजी मैं कुछ नहीं जानती, मैं बहुत घबराई हुई हूँ, सहमी हुई हूँ, मेरे पीछे कुछ गुंडे लग गए थे। गुंडे लग गए थे? तो फिर तुम किसी गुंडे लग गए थे तो तुम मेरे घर पे क्या कर रही हो? बाबूजी बस बरसात से बचने के लिए यहाँ आ गई, मुझे बचा लीजिए प्लीज, मुझे अंदर ले लीजिए। रामानुज ने कहा अच्छा तुम ऐसा करो, तुम दूसरे कमरे से आओ, ये कमरा मैंने खोल नहीं सकता। उसने कहा ठीक है। तो वो दूसरे कमरे की तरफ से गई और दूसरे कमरे में उधर से उसने देखा कि रामानुज ने हल्के से देख के दरवाजा खोल दिया। लेकिन जैसे उसने दरवाजा खोला वहां पर कोई भी नहीं था, ना ही कोई बुढ़िया थी, ना ही कोई आवाज थी, और जोर जोर से हवाएं चल रही थी जैसे कि सारा का सारा तूफान आज ही आ गिरेगा उस गांव में। उसने दोबारा दरवाजा लगा दिया, लेकिन उसको क्या पता था कि जो कयामत उसके सर चढ़ने वाली है वो पहले ही अंदर प्रवेश कर चुकी है। उसने पीछे देखा तो पीछे भी उसे एक परछाई नजर आई। फिर उसने आगे देखा, फिर उसे परछाई नजर आई। उसे लग रहा था जैसे कि कोई उसे भ्रमित कर रहा है, हर तरफ से रामानुज को कोई भ्रमित कर रहा है। कभी आवाज उसकी पत्नी देती निशिगंधा रामानुज, कभी उसकी दादी बोलती रामानुज, कभी उसके पिताजी बोलते। वो इतना सहमा हुआ, डरा हुआ और घबरा गया था कि वो समझ नहीं पा रहा था कि वो करे क्या, क्योंकि ये सब तो उस बुरी शक्ति की, भूत की चाल थी जो कि रामानुज से उसकी प्यारी सी बच्ची पैदा हुई थी उसको छीनना चाहती थी। दोस्तों अब मैं आपको बताती हूँ कि उस बच्ची का रामानुज और उसकी माँ से क्या संबंध था। जब उस माँ को यानी कि निशिगंधा को यह अभिशाप मिला था कि तुझे दिन में इस पहर में चुड़ैल बनकर घूमना पड़ेगा, कोई भी समय तुम चुन सकती हो, तो उसने रात का समय चुना जिसमें कि वो पिशाचनी बन गई। तब उस पर दया करके उसी इंसान ने, या आप जो भी लगा सकते हैं, जिसने उसको ये श्राप दिया था कि जैसे ही गलती से भी अगर तू माँ बन गई तो ये श्राप तुझे मुक्त कर देगा, वही चुड़ैल थी जो कि चाहती नहीं थी कि वो उस श्राप से मुक्त हो जाए। उस चुड़ैल ने किसी न किसी तरह उस छोटे बच्चे को ले जाना चाहती थी। लेकिन जैसे ही रामानुज भ्रमित हुआ उसने कहा रामानुज मैं तुमसे कुछ नहीं चाहती, मुझे अपनी बच्ची एक बार दे दो। रामानुज ने बहक गया और फटाफट से बोल दिया हाँ तुम ले लो। बस उसको तो यही वर्ड सुनने की देर थी, उसने एकदम से कमरे में एंट्री की, उस छोटी बच्ची को गोद में उठाया और वो छू मंतर हो गई, वहां से गायब हो गई। तब रामानुज बैठा बैठा वहीं पर गिर गया और बेहोश हो गया, उसको होश नहीं था। सुबह 5 या 5:30 के करीब सब घर में नौकर आए, सब लोग आ गए, तो सबने देखा कि कमरे के अंदर ना ही तो छोटी बच्ची थी और ना ही निशिगंधा थी। अपने सर पर हाथ मारकर रामानुज रो रहा था कि मेरे हाथ में कुछ भी नहीं रहा। तो दादी माँ ने अंदर एंट्री की और उन्होंने कहा कि बेटा तुम परेशान मत हो, वो जो औरत थी वो तुम्हारी पत्नी तो कभी थी ही नहीं, वो एक पिशाचनी थी। लेकिन मुझे सुख इस बात का है कि उसने हमारे खानदान से कुछ भी गलत दुश्मनी नहीं की, और वो बेचारी जिस श्राप के अंतर्गत यहाँ आई थी उसी को लेकर वो वापिस चली गई। बेटा कोई बात नहीं, तुम परेशान मत हो। लेकिन रामानुज के लिए तो वो उसकी पत्नी थी, रामानुज का परेशान होना स्वाभाविक था। लेकिन फिर रामानुज उसकी याद में समझ लो बावला सा हो गया, सारा दिन वो निशिगंधा को ढूंढता था। और दोस्तों बच्ची जो कि सिर्फ एक दिन की थी उसको भी नहीं भुला पाया था, और बस यही पश्चाताप में था कि काश मैं उस रात ना देखता और मेरी पत्नी जो कि बहुत खूबसूरत थी, बहुत प्यारी थी, आज मेरे साथ ही होती। तो दोस्तों यही बात है कि हम अपने शक में, संशय में कई बार कुछ गलतियां कर भी बैठते हैं, क्योंकि मनुष्य है, स्वाभाविक भी है। लेकिन जो रामानुज के साथ हुआ शायद यही उसकी किस्मत थी। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की कहानी। अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और डिस्क्राइब भी कीजिएगा, और आगे ऐसे ही बड़ी प्यारी बेहतरीन कहानियों के साथ जो कि हमारी नानी दादी से जुड़ी हुई हैं मैं आगे आती रहूँगी। धन्यवाद दोस्तों।